हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आज पार्ट नंबर 17 अपने इसका डिस्कस करने जा रहे हैं, 17 नंबर पार्ट। तो जिस तरह से आपको पता ही है, प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें अपने डिस्कस किया था कि सेल का कॉम्बिनेशन दो टाइप का होता है। सेल को दो तरह से कंबाइन करते हैं अपने, एक सीरीज और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में आपने प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें पढ़ा था, सब कुछ जान लिए तो उसके बारे में। और आज अपने जो करने जा रहे हैं वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले पहले मैं जो पिछली वीडियो में एक चीज मिस रह गई थी, ठीक है, वो बता देता हूं आपको। कि अगर मान लो कि आपके पास क्या है कि जैसे अपने पढ़ा था भी सेल्स को इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं अपने, ऐसे इसका इंटरनल डिस्टेंस है, ये इसका इंटरनल डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये E1 है, इसकी ईएमएफ ये E2 है, तो इसमें नेट ईएमएफ E1 प्लस E2 आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि एक चीज और दी हुई है कि अगर मान लो आपको जैसे मैं यहाँ पे इंटरनल डिस्टेंस नहीं मान रहा इन सेल के, वैसे है इसके इंटरनल डिस्टेंस, लेकिन डायरेक्ट मैं वैसे ही ले रहा हूं कि अगर मान लो तीन सेल ऐसे कनेक्ट है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसका नेगेटिव पॉजिटिव और ये फिर पॉजिटिव नेगेटिव, इस टाइप से कनेक्ट है। तो अब इनको किस कॉम्बिनेशन में मानेंगे अपने, समझ आई बात। तो अब इसको भी अपने सीरीज कॉम्बिनेशन में मानेंगे। कैसे कि इसका जो ईएमएफ है या जो अपने टोटल क्या निकाला था, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाला था, वो क्या आ जाएगा अब E1 और प्लस E3 तो आएगा ही। अब E2 है जो आपका ये उल्टा लगा हुआ है, अपोजिट साइड में लगा हुआ है, तो इसको अपने ऐसे लिखेंगे माइनस में E2। ठीक है, उसको क्या करेंगे, माइनस में कर देंगे। अब माइनस में क्यों करते हैं ऐसे, वो अपने को 6th चैप्टर में पता लगेगा जब अपने किरचॉफ लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, उसमें अपने पढ़ेंगे कि इसको माइनस क्यों लेते हैं। अब अपने स्टार्ट देखो करते हैं, उसको और भी समझाऊंगा मैं थोड़ा सा। पहले देखो, अपने पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि the combination of two or more cells in which same polarity terminals are connected to a same point is called parallel combination of cells। ये डेफिनेशन है इसकी। मतलब क्या है कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है सेल्स का जिसमें क्या हो, सेम पोलैरिटी वाले टर्मिनल हैं, वो क्या हो, एक सेम पॉइंट पे कनेक्टेड हो, उसको आपने क्या बोल देते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बोल देते हैं। भाई ये देखो आपके पास दो सेल हैं इस तरीके से कनेक्टेड है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव मैं इनके लगा देता हूँ। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब आप देखो कि ये वाला जो दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ पे या इस पॉइंट पे आप कह सकते हो कि इस ए पॉइंट पे कनेक्टेड है, और जो इसके नेगेटिव टर्मिनल है वो बी पॉइंट पे कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब कि दोनों पॉजिटिव एक पॉइंट पे और दोनों नेगेटिव एक पॉइंट पे कनेक्टेड हैं। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको अपने क्या बोल देते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब आप कहोगे कि सर इसमें भी नेगेटिव और नेगेटिव तो कनेक्टेड है ही, ठीक है, तो इस टाइप को अपने पैरेलल में क्यों नहीं लिया। तो लेकिन कंडीशन यहाँ पे दो नहीं है, कंडीशन ये है कि आपके दोनों पॉजिटिव एक पॉइंट पर होने चाहिए और दोनों नेगेटिव एक पॉइंट पे होने चाहिए, तभी वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों नेगेटिव तो एक पॉइंट पे हैं, चलो मान लो बीच वाले किसी पॉइंट पे लगे हुए हैं, लेकिन दोनों पॉजिटिव तो दो सेम पॉइंट पे नहीं कनेक्टेड है। इसका पॉजिटिव तो आगे इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इस सेल के पॉजिटिव जहां पे लगा हुआ है वहां पे तो नहीं कनेक्टेड है, तो इसको अपने सीरीज कॉम्बिनेशन ही मानेंगे। और सीरीज की तरह बस इसका क्या हो जाएगा, यानी ये बैटरी आपकी क्या है, ये सेल क्या है, उल्टा लगा हुआ है, अपोजिट टर्मिनल लगे हुए हैं इसके, तो इसका जो साइन है वो क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। समझ आई बात आपको। तो यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन आ जाता है कई बार कि सर इसको आपने पैरेलल में क्यों नहीं माना। तो इसी कारण नहीं माना, क्योंकि चलो मान लिया अभी दोनों का क्या है कि पॉजिटिव नेगेटिव तो इस सेम पॉइंट पर है लेकिन पॉजिटिव सेम पॉइंट पर नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों के पॉजिटिव इस पॉइंट पर कनेक्टेड है और नेगेटिव इस पॉइंट पर कनेक्टेड है, तो इसको अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में मानेंगे। ठीक है, अब इसका देखो डेरिवेशन करना अपने को। तो डेरिवेशन के लिए मैंने क्या है यहाँ पे शॉर्ट में लिखी हुई ये चीजें, जो ये डायग्राम बनाया हुआ है, पहले डायग्राम को समझ लो कि दो सेल्स हैं, दोनों के ईएमएफ आपके पास E1 E2 ईटा 1 ईटा 2 है। ठीक है, दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है, और इस सेल में से I1 करंट चलता है, इसमें से I2 चलता है। यहाँ पे ये दोनों करंट कंबाइन होके और टोटल कितना बन जाता है, I बन जाता है। तो इसी तरीके से मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में बताया था कि क्या होता है
कि उसमें भी आई करंट होता है, दोनों सेल्स के कारण वो करंट क्या होता है, फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, तो वहां पे अपने क्या करते हैं, उन दोनों का सम ही लेते हैं। लेकिन वहां पे I1 I2 को अलग अलग नहीं मानते, क्योंकि उतना ज्यादा क्या है, फॉर्मूला बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। वहां एक ही करंट आई लेके चलते हैं, लेकिन वो आई I1 प्लस I2 के इक्वल होता है वहां पर भी, और यहां पर भी I1 प्लस I2 के इक्वल होता है। और इस आई की वैल्यू देखना आप, उसके सेम ही आएगी जैसे पिछले में आई थी। ठीक है, तो क्या है, I1 I2 करंट मिलके यहाँ आई करंट बना देते हैं, और इन दोनों सेल्स के ये जो पॉइंट है, कॉमन पॉइंट ए और बी, इनके बिटवीन अपने एक रेजिस्टेंस आर लगा देते हैं। आर क्या लगा देते हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और इसके क्या है, इसमें से आई आपका क्या है, करंट फ्लो होता है। तो अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पे वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि लेट वी हैव टू सेल्स हैविंग ईएमएफ ईटा 1 एंड ईटा 2, या E1 एंड E2, ईएमएफ E1 E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है, करंट I1 I2 है, नेट करंट I है यानी, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आपने बाहर वाला रेजिस्टेंस, ये वाला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, वो क्या है, कैपिटल R है। तो अब देखो अपने क्या करते हैं, इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आपने माइंड को कंसंट्रेट करके और ये डेरिवेशन आपने सीखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों ये वाला। तो इसको आप क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही मन लगा के सीखना है। ठीक है ना, काफी लेंथी पड़ जाता है, लेकिन घबराना नहीं है, अपने आराम से करेंगे। तो अब देखो, तो अब मैं यहाँ पे देन आई की वैल्यू अगर मैं लिखूं, यहाँ पे आई जो करंट है वो क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 के इक्वल आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूं मैं। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं अपने डेरिवेशन। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 के इक्वल आता है। समझ आई बात। अब देखो दूसरी चीज, एक चीज अगर मैं आपको और बताऊं कि अपने क्या करते थे, एक एग्जांपल के थ्रू ही बताता हूं आपको, कि आपको पता है अगर ये सेल यहाँ पे डायरेक्ट पड़ा हुआ है, तो अब इसके जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों एंड्स के बिटवीन, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों पॉइंट के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अपने ईएमएफ की इक्वल मानते हैं। ठीक है, सेल से जब कोई करंट नहीं लेते, और जब अपने सेल से क्या है, किसी रेजिस्टेंस में मान लो ये आर रेजिस्टेंस है, इसमें करंट फ्लो कराने लग जाते हैं। अब अगर जो अपने यहाँ पे क्या करें, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, तो वो वी आता होता है। ठीक है, और ये वाला वी जो इस सेल का क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज होती है, वो अगर इस रेजिस्टेंस के एंड्स पे अगर अपने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा के और इसके क्या निकाल लें, वोल्टेज निकाल लें आई आर, तो वो इस V के इक्वल आती है, यानी V इज इक्वल टू आई आर। तो आप ये कह सकते हो कि जब आपका सेल क्या है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, तो रेजिस्टेंस के एंड्स पर जो वोल्टेज होती है वो सेल की वोल्टेज की इक्वल ही होती है, या सेल की टर्मिनल वोल्टेज की इक्वल होती है। सही बात ये होगी कि जो रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट के बिटवीन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है या वोल्टेज होती है, वो इसकी सेल की टर्मिनल वोल्टेज की इक्वल होती है। ये चीज आप याद रखनी है आपको, कि जब भी आप रेजिस्टेंस लगाओगे उसका ईएमएफ से कोई लेना देना नहीं होगा, इस रेजिस्टेंस का इस वोल्टेज से होगा। जितनी वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के एंड्स पर है, उतनी टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी, इस सेल की होगी। तो सेल की क्या होती है, टर्मिनल वोल्टेज इस रेजिस्टेंस से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। समझ आई बात इतनी। ठीक है, अब देखो क्या है, अब मैं स्टार्ट करता हूं यहां से डेरिवेशन की। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ फर्स्ट सेल, पहले सेल की जो टर्मिनल वोल्टेज है, इसको V से लिखता हूं, ये E1 माइनस I1 R1 हो जाएगी, और टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेकंड सेल, ठीक है, सेकंड सेल की टर्मिनल वोल्टेज होगी वो E2 माइनस I2 R2 की इक्वल हो जाएगी। अब आप एक चीज गौर करना है, यहाँ पे आप सोचोगे कि सर आपने यहाँ पे भी टर्मिनल वोल्टेज V लिखी है और यहाँ पे भी टर्मिनल वोल्टेज V लिखी है, और यहाँ पे तो चलो मान लिया भी ये वाला फॉर्मूला सही है, लेकिन ये दोनों टर्मिनल वोल्टेज आपने सेम कैसे लिखी है। तो अब देखो आप, टर्मिनल वोल्टेज होती क्या है, दोनों जो सेल है आपका, उनके जहां पे वो कनेक्टेड है, उन दो पॉइंट के बिटवीन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब देखो जब इस सेल से I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इस A और B पॉइंट के बिटवीन ये सेल लगा हुआ है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, और वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। मतलब तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। तभी मैंने टर्मिनल वोल्टेज सेम लिखी है यहाँ पे। समझ आई बात आपको।
यहाँ पे हर एक सेल का जो करंट है वो डिफरेंट डिफरेंट I1 I2, लेकिन वहां पे जो करंट फ्लो हो रहा था वो पूरे सर्किट में I1 प्लस I2 ऐसे सारा करके फ्लो हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब आपका करंट दोबारा आता है तो यहाँ पे I1 बढ़ जाता है और यहाँ पे I2। समझ आई बात इतनी? तो मतलब क्या है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम है, इस कारण जो टर्मिनल वोल्टेज है वो पोटेंशियल डिफरेंस तो होता है जब सेल से करंट फ्लो हो रहा हो, तो इस कारण यहाँ पे जो V है वो अपने टर्मिनल वोल्टेज लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको देखो, इक्वेशन नंबर देता हूं मैं सेकंड और ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड, और यहां पे लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन से मैं सेकंड इक्वेशन यहां पे लिखता हूं E1 माइनस I1 R1। ठीक है, और अब इस I1 R1 को V की जगह पे ले आओ और V को इधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस V। और अगर मैं I1 की वैल्यू यहां से निकालना चाहूं तो E1 माइनस V अपॉन R1। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं लिखूं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से लिखूं, ठीक है, तो V की वैल्यू जो अपने पास क्या आ रही है इस थर्ड इक्वेशन से, E2 माइनस I2 R2। अब इस I2 R2 को इधर ले आओ और V को इधर ले जाओ, तो I2 R2 इज इक्वल टू E2 माइनस V। तो I2 की जो वैल्यू है वो आपके पास E2 माइनस V अपॉन R2 के इक्वल आ जाएगी। समझ आई इतनी बात? अब आप क्या करना है, देखो इन दोनों I1 और I2 की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है। समझ आई इतनी बात आपको? ठीक है, I1 और I2 की वैल्यू निकाल के और आपको कहां पे पुट करनी है, इक्वेशन नंबर जो आपकी फर्स्ट है उसमें पुट कर देनी है। अब आप कहोगे कि सर ये आपने I की वैल्यू क्यों निकाली, प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें अपने V की वैल्यू निकाली थी। तो अब आप ये देख लो भी, प्रीवियस वीडियो में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट डिफरेंट आ रहा था, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 वहां से स्टार्ट किया था सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसमें करंट डिफरेंट है तो करंट से स्टार्ट कर लिया। वैसे इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, जो फॉर्मूले का डेरिवेशन जैसा होता है उसको वैसे ही करना पड़ता है। वैसा आपको याद रखना पड़ेगा भी, अपने को ऐसे करना है। तो अपने अब क्या लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। आप अगर वीडियो में आपको ये वाले जो अक्षर लिखता हूं मैं, वर्ड लिखता हूं, ये नहीं दिख रहे क्लियर, तो 360p पर करके देख लो, तब आपको क्लियर दिखेंगे। 240p पर इतने क्लियर नहीं दिखते, ठीक है ना? तो समझ आई बात? ये I1 I2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो I इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू पुट कर दो, तो E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। अब I की वैल्यू जो आएगी, अब क्या करो आप इन दोनों को डिफरेंट डिफरेंट अपॉन में कर दो भी। इसको क्या लिख रहा हूं मैं, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1, क्योंकि इसका जब एलसीएम लोगे तो दोबारा से यही बनेगा। तो अपने डिफरेंट डिफरेंट क्या कर सकते हैं, अपॉन में कर सकते हैं इसको, और प्लस में क्या बन जाएगा, E2 अपॉन R2 और माइनस V अपॉन R2, ये बन जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, देखो बच्चों इसमें से जो यहाँ पे इसको दोबारा लिख रहा हूं मैं एक बार, थोड़ा सा क्या है कंजस्टेड लिखना पड़ेगा, जगह कम है बोर्ड पर। E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 और माइनस में V अपॉन R2। ठीक है, अब क्या करना होगा, देखो E1 E2 को इकट्ठा कर लो और V वालों को इकट्ठा कर लो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 और माइनस में देखो इन दोनों में से V कॉमन आ रहा है तो V को कॉमन लो, यहां बना 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। प्लस का तो पता लग गया क्योंकि दोनों माइनस के हैं, माइनस का V बाहर आया तो अंदर प्लस आ गया। ठीक है, अब I की वैल्यू जो आपके पास बन रही है वो देखो क्या है, एलसीएम ले लो दोनों का, एलसीएम ले लो। तो अगर मैं फर्स्ट ब्रैकेट का एलसीएम लेता हूं तो ये R1 R2 बनता है, और माइनस में V सेकंड ब्रैकेट का लेता हूं तो ये भी R1 R2 बनता है। ठीक है, ये दोनों प्लस में है, तो अब देखो E1 के नीचे R1 है R2 नहीं है, तो E1 R2 प्लस E2 R1, क्योंकि E2 के पास R1 नहीं R2 है अपॉन में। और इधर क्या आ जाएगा, इसके पास R1 है तो R2 आ जाएगा, और इसके पास R2 है तो R1, यानी R1 प्लस R2 या R2 प्लस R1 भी लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, इतना आ गया।
अब देखो आप क्या करो कि इस पूरी जो टर्म है ये वाली टर्म, इसको उठा के इस आई की जगह पे ले आओ और आई को इधर ले जाओ। ठीक है। अब कई बच्चे पता क्या सोचते हैं कि सर अपने तो v को उठा के यहाँ पे ले सकते हैं, इसको यहाँ पड़ा रहने दे। तो आप मुझे एक चीज बताओ बच्चों यहाँ पर कि अगर मैं आपको कहूं कि x बराबर आपके पास 4 - 3 × 5 है। ठीक है। तो अब मैं इस 3 को ओनली ला सकता हूं क्या इधर? 3 को कभी नहीं ला सकता। 5 साथ में आएगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। मल्टीप्लिकेशन में टर्म एक ही मानी जाती है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा फिर दोनों इधर आ सकेंगे। तो वही चीज है कि अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में v और ये वाला ब्रैकेट, तो ये सारी टर्म इधर आएगी। अपने को क्या करना है, टारगेट अपना ये है कि v की वैल्यू निकालनी है। लास्ट फाइनल तो अपने पास ये है कि e इक्विवेलेंट और r इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है। ये वाला e इक्विवेलेंट और r इक्विवेलेंट। ठीक है, ये अपने पास क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट बनाया हुआ है भाई। इन दोनों सेल्स का कंबाइंड फॉर्म में e इक्विवेलेंट और इन दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपने क्या करते हैं, इस v को इधर ले आओ और i को उधर ले जाओ। तो v r1 प्लस r2 अपॉन में r1 r2 इज इक्वल टू e1 r2 e2 r1 और अपॉन में r1 r2 और माइनस में i। बस जगह ही चेंज की है दोनों की। ठीक है। अब आप क्या करो कि जो ये v के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको इसके अपॉन में ले जाओ। तो ये जब अपॉन में जाएगा तो इसके अपॉन में भी आएगा और इस i के अपॉन में भी आ जाएगा। ठीक है। तो v इज इक्वल टू, ये सारा उधर अपॉन में जाएगा, तो e1 r2 e2 r1 अपॉन में r1 r2। ठीक है। और इस पूरे के अपॉन में ये वाली टर्म आ जाएगी r1 प्लस r2 और अपॉन में r1 r2 और माइनस में i के अपॉन में ये कंप्लीट टर्म i अपॉन r1 प्लस r2 और अपॉन में r1 r2। ठीक है। अब देखो क्या होगा यहां पर, एक चीज मैं आपको बताऊं। यहां देखो बच्चों, ये R1 R2 है यहाँ पे और ये R1 R2 है। तो ये R1 R2 से ये R1 R2 कैंसिल हो जाएगा। समझ आई बात आपके? R1 R2 से R1 R2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे जो बचेगा अपने पास वो बचेगा E1 R2 E2 R1 और अपॉन में क्या आ जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है। और माइनस में I और ये वाला R1 R2 ऊपर चला जाएगा, R1 प्लस R2 नीचे रहेगा। तो R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ये इक्वेशन आ जाएगी अपने पास। ठीक है। तो इस इक्वेशन को अब मैं किस फॉर्म में लिखता हूं, देखो इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं साइड में v इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इस फॉर्म में लिख रहा हूं। तो एक बार इतना उतार लो, अपने पास E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ चुकी है बच्चों ऑलरेडी। देखो E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ रही है, E1 R2 प्लस E2 R1 और अपॉन में R1 प्लस R2। तो E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट आप अगर नीचे वाली समीकरण से इसकी यानी नीचे वाली इक्वेशन से कंपैरिजन करो तो आपके पास वैल्यूज आ चुकी हैं। E इक्विवेलेंट की क्या है, देखो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2, इसको E इक्विवेलेंट बोलेंगे और माइनस में I R इक्विवेलेंट क्या आ गया, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है। तो एक बार इतना उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तभी साइड में हुआ हूं। फिर अपने इससे आगे स्टार्ट करते हैं। ये डेरिवेशन काफी लंबा है तो धीरज लग के और अच्छे तरीके से इसको करना है। ठीक है ना। अब मैं रफ कर रहा हूं, ओनली लास्ट वाले 2 स्टेप छोड़ूंगा, बाकी सब कुछ रफ करने जा रहा हूं मैं। तो इसको अच्छे तरीके से समझ के फिर आगे चलते हैं अपने। तो अब देखो बच्चों, जो आपके पास यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इसको ऊपर लिख रहा हूं v इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। ठीक है। अब अपने लिखते हैं यहाँ पे वेयर, इसको डिफाइन करते हैं। ई इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या है, E1 R2 प्लस E2 R1 और अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है। ये क्या है, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट और यहाँ पे अपने बोलेंगे EMF ऑफ कॉम्बिनेशन।
ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। और जो आर इक्विवेलेंट यहां पे आ रहा है वो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, R1 R2 और अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, और इसको बोल देंगे इक्विवेलेंट और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ये आ जाएगा। समझ आई बात इतनी? ठीक है, तो अपने को फॉर्मूला मिल गया भी, जब आपके दो सेल्स क्या हों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हों तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ और उनका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, और एक चीज मैं आपको यहाँ पे और निकाल के बताऊंगा कि इसी इक्वेशन को अगर मैं लूं यहाँ से ऊपर वाली इक्वेशन को, ये इक्वेशन आप दे दो शायद 4 आएगी ये वाली इक्वेशन। ठीक है, 3 अपने बना दी थी, तो इक्वेशन 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 4 अगर मैं बात करूं तो V आपने देखा था V इज इक्वल टू आई आर होता है, क्योंकि आई आर यहाँ पे ये R रेजिस्टेंस है, इसमें से I करंट फ्लो हो रहा है, तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस, तो V इज इक्वल टू आई आर। और जिसको नहीं पता, ये मैंने प्रीवियस जो आपको डेरिवेशन करवाया था उसमें बता भी दिया था सीरीज कॉम्बिनेशन वाले में। तो E इक्विवेलेंट और माइनस में आई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इस आई आर इक्विवेलेंट को इधर ले आओ, आई आई वालों को, प्लस आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट। ठीक है, आई कॉमन आ जाएगा और आर प्लस आर इक्विवेलेंट ये आ गया इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट। तो आई की जो वैल्यू आ जाएगी ई इक्विवेलेंट अपॉन में आर प्लस स्मॉल आर इक्विवेलेंट। और ये वैल्यू आप देखना बिल्कुल सीरीज कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले में भी यही आई थी। बस दोनों वैल्यूज में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू ये ले रहे हैं, वहां पे अपने R1 प्लस R2 प्लस R3 ले रहे थे। और एक्चुअल में ये वाली वैल्यू जो ये इक्विवेलेंट की आ रही है रेजिस्टेंस की, ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला ही है। रेजिस्टेंस का जब अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन किया था तो यही फॉर्मूला निकाला था दो रेजिस्टेंस के लिए, तो ये वो वाला फॉर्मूला ही है। तो मतलब दोनों में करंट की वैल्यू का फॉर्मूला सेम आ रहा है। समझ आई इतनी बात? अब दूसरी चीज इसमें क्या करते हैं, अपने स्पेशल केसेस करते हैं, स्पेशल केसेस। ठीक है, फर्स्ट केस है जो इसमें, इफ E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E और R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू स्मॉल r हो, मतलब दोनों जो सेल हैं वो आपके बिल्कुल क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो तब अपने को क्या करना है, E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो क्या होगा कि E1 और E2 की जगह E पुट करना और R1 और R2 की जगह R। तो ये वाला फॉर्मूला ले लो, पहले E इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालता हूं, ई आर प्लस ई आर अपॉन में आर प्लस आर, तो 2ER। ठीक है, और अपॉन में 2R, 2 से 2 कैंसिल, R से R कैंसिल, ये आ रहा है E। और R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अगर मैं निकालूं तो आर आर अपॉन में आर प्लस आर, तो ये R स्क्वेयर अपॉन 2R, तो ये R से R कैंसिल, तो ये आ गया R अपॉन 2। समझ आई बात? अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आपने दो एक जैसे सेल लगा दिए बिल्कुल एक जैसे ईएमएफ के, तो इसमें टोटल जो ईएमएफ है अपने सर्किट का वो भी उन एक सेल की ईएमएफ के इक्वल होगा। मतलब सीधी सी बात अगर आपको बताऊं मैं भी, आपने 5-5 वोल्ट के दो सेल ले लिए, 5-5 वोल्ट के दो सेल, और उनको किस में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया। तो अब आपसे पूछे भी टोटल वोल्टेज कितनी है सर्किट की, तो आप कहोगे वोल्टेज 5 वोल्ट ही है। ठीक है, ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन आपको पता है कि जब भी अपने सेलों को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ऐसे, तो जो पैरेलल में कनेक्ट कैसे होते हैं सेल्स, बस एक ही पॉइंट पे कनेक्ट होंगे, ऐसे एक ही पॉइंट पे कनेक्ट होंगे, और इनके इन दो पॉइंट के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा। चाहे आप 50 सेल लगा दो भी, आपको मैं कैसे बोल दूं भी, आपको 5-5 वोल्ट के 50 सेल लगाने हैं। ठीक है, एक तो सीरीज में एक पैरेलल में। सीरीज में आप लगाओगे तो 50 इंटू 5 250 वोल्ट आपके पास क्या आ जाएगी, वोल्टेज आ जाएगी। और अगर पैरेलल में लगाए आपने 50 सेल 5-5 वोल्ट के, तो आपके पास टोटल वोल्टेज 5 वोल्ट ही होगी। ठीक है ना, ये इसमें क्या है, सबसे मेजर डिफरेंस है भी, इसमें जो वोल्टेज है वो तो सेम रहती है, हाँ इंटरनल रेजिस्टेंस उसका क्या रह जाएगा, हाफ रह जाएगा, या इंटरनल रेजिस्टेंस जितने आप सेल लगाए हैं उतने टाइम्स रह जाएगा। दूसरी चीज, चलो ये तो आपको समझ आ गया। दूसरी चीज
कि अगर आपको ये फॉर्मूला n सेल्स के लिए लगाना हो, भाई n सेल अगर आपके क्या हो, कंबाइन हो, ये वाले जो दो फॉर्मूले आए हैं ये आपके दो सेल्स के लिए फॉर्मूला ये वाले यूज हो सकते हैं जब आपके दो सेल हो। अगर तीन आ जाए मतलब यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे आगे E3 और क्या लिखोगे साथ में R1 R2 R3 क्या लिखोगे अपने को नहीं पता, और ना ही इसका पता इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। तो अब अगर तीन सेल आ जाएं, चार आ जाएं, पांच आ जाएं, फिर कैसे करेंगे इसको, तो वो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ये जो स्पेशल केस मैं नेक्स्ट जो करवा रहा हूं, नेक्स्ट वाला, ये आपकी बुक में नहीं है, नॉट इंक्लूडेड इन योर बुक, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज के लिए आपको पता तो होना चाहिए। इफ n cells are connected in parallel combination, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और सेम सेल नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट है, E1 E2 E3 E4 डैश डैश En तक है, ठीक है। तो अब देखो अपने क्या करना पड़ेगा, E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट फाइंड करना आपको। तो मैं पता है कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, इस स्टेप से उठा रहा हूं, क्योंकि देखो इस स्टेप से ये E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बना है, ये वाला ये फॉर्मूला है, इसी स्टेप से आया हुआ है, तो इस स्टेप को मैं यूज कर रहा हूं। V इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, सॉरी E इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ गई आपके पास, E इक्विवेलेंट, इसको मैं देखो यहां पे लिख रहा हूं E1 R2 E2 R1 अपॉन में R1 R2, और अपॉन में क्या आ रहा है R1 प्लस R2, और इसके अपॉन में R1 R2, ये वैल्यू ले रहा हूं क्योंकि इससे ही आगे ये फॉर्मूला बना और इसी को अपने E इक्विवेलेंट बोला। समझ आई बात, इतनी काटना नहीं, अब इसको डायरेक्ट ऐसे लिखना है। अब यहां से देखो E इक्विवेलेंट बराबर इस R1 R2 को अलग अलग अपॉन में कर दो इनके, E1 R2 R1 R2 E2 R1 R1 R2, और अपॉन में देखो बच्चों R1 अपॉन R1 R2 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। तो अब देखो R2 से R2 कैंसिल, यहाँ पे R1 से R1 कैंसिल, R1 से R1 और R2 से R2 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो E इक्विवेलेंट देखो क्या आ जाएगा, ये देखो E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2 और अपॉन में 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R1, या इसको 1 अपॉन R1 प्लस R2 भी लिख सकता हूँ, बात तो एक ही है, 2 प्लस 3 3 प्लस 2 5 ही होंगे। ये फॉर्मूला किसके लिए है, दो सेल्स के लिए है, ठीक है। अब यही फॉर्मूला अगर मैं n सेल्स के लिए लगाऊं, n सेल्स के लिए लगाऊं, तो E इक्विवेलेंट देखो अब आप लगा सकते हो E1 R1 E2 R2 E3 R3 और प्लस में डैश डैश करते हुए En Rn, और अपॉन में देखो क्या आ जाएगा 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 और डैश डैश करते हुए प्लस में 1 अपॉन Rn आ जाएगा। समझ आई बात इतनी आपके, यानी कि आपने पहले दो जो सेलों के लिए आपने फॉर्मूला था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और फिर उसको क्या किया n सेल के लिए लगा दिया, क्योंकि अब अपने n सेल के लिए लगा सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं R3 R4 R6 Rn तक अपने ऐड कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते थे डायरेक्ट, अपने इसको बना ही नहीं सकते थे फॉर्मूले को भी, आगे कैसे इसको सीरीज बनाएं, यहां से सीरीज बन सकती है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 n तक। अब इसी तरीके से अगर मैं कहूं R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट आपके पास ये आ रहा है R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। अब इसी को मैं अगर लिखना चाहूं 1 बटा R इक्विवेलेंट, तो ये आ जाएगा R1 प्लस R2 और अपॉन में R1 R2, ये आ जाएगा। भाई इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। अब इसको डिफरेंट अलग अलग अपॉन में कर दो, R1 अपॉन R1 R2 प्लस R2 अपॉन R1 R2, तो R1 से R1 कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल, तो 1 बटा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2, ये आ रहा है। ये कितने के लिए है, दो सेल्स के लिए। अब अगर n सेल्स के लिए लिखूं इसी को, तो 1 बटा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 डैश डैश करते हुए 1 अपॉन Rn तक। ये तो चलो आपने पढ़ा ही हुआ है,
जो क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला आपके पास आया हुआ था। समझ आई बात आपको? ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो यहाँ पे। ये आपकी बुक में केस नहीं दिया हुआ, ये वाला मैंने अपनी तरफ से ये वाला केस लिखा हुआ है। इसको मिटाने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने आगे चलते हैं, ठीक है ना? बोर नहीं होना बिल्कुल भी, बस लास्ट ही है ये वाला। हाँ ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है अपने पास लास्ट पॉइंट है इसका। टॉपिक लंबा जरूर है लेकिन आपको बहुत ही शांत दिमाग से और अच्छे तरीके से समझ के करोगे, लिख लिख के देख लोगे इसको तो याद हो जाएगा। समझ आई बात? अब नेक्स्ट क्या है, थर्ड पॉइंट, इफ एन सेम सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर अपने पास क्या हो, एन सेम सेल्स हो और किस में कनेक्टेड हो, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हो, तब क्या करेंगे? अब देखो क्या है अपने पास, जो E1 E2 E3 डैश डैश En तक है वो E के इक्वल है, और R1 R2 R3 डैश डैश Rn तक है वो स्मॉल r के इक्वल है, ही है। तो अब ये दो फॉर्मूले आपके पास है ही, ठीक है, इक्विवेलेंट वाले, E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट वाले, तो इसमें लगा दो। सबसे पहले E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E अपॉन R, E अपॉन R, E अपॉन R डैश 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 E अपॉन R n टाइम्स लिखेंगे, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R 1 अपॉन R 1 अपॉन R डैश डैश करते हुए 1 अपॉन R n टाइम्स इसको लिख देंगे। समझ आई बात? तो E इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो देखो, जब E अपॉन R को n टाइम्स अपने क्या किया, ऐड किया, तो ये n E अपॉन R आ गया। जैसे 2 को आपने 5 टाइम्स ऐड किया तो 2 इंटू 5 आ जाएगा। अब n टाइम्स इसको ऐड किया तो आपने क्या किया, n इंटू ई आर आ जाएगा। और अपॉन में देखो क्या आ जाएगा, जब आपने 1 अपॉन आर को कनेक्ट किया n टाइम्स तो ये n अपॉन आर आ जाएगा। r से r कैंसिल, n से n कैंसिल, E इक्विवेलेंट E के इक्वल, ठीक है। तो यहां पे अपने को पता लगता है कि अगर अपने पास जितने मर्जी सेल हो, इसमें जो E इक्विवेलेंट है वो एक सेल के क्या है, जो इसका EMF है उसके इक्वल आता है। अगर अपने पास n सेम सेल्स कनेक्टेड हो तो इसका EMF है जो इक्विवेलेंट, वो एक सेल की EMF के इक्वल आता है। और अगर मैं R इक्विवेलेंट की बात करूं तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R 1 अपॉन R 1 अपॉन R और डैश डैश करते हुए 1 अपॉन R n टाइम्स ये है, तो ये नीचे वाला ही बन जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n अपॉन R बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैं R इक्विवेलेंट की बात करूं तो ये R अपॉन n रह जाएगा, जो कि अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला होता है। तो ये बच्चों आपका क्या था, आज का टॉपिक था, काफी लंबा टॉपिक था, लेकिन क्या है कि बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये वाला, ठीक है ना। पेपर में आया हुआ है शायद एक दो बार, लेकिन पेपर के कंपैरिजन से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगर अपने इसको कहें भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो वो नहीं कह सकते अपने। तो बाकी क्या है, आपको अच्छे तरीके से इसको तैयार करना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो क्या है कि टॉपिक को देख के कभी भी घबराना नहीं है। अगर आपके पास कोई लंबा टॉपिक आ जाए भी आपके पास, यानी कि डेरिवेशन जैसे बहुत लंबा है, तो इसको अगर आप देख के घबरा जाओगे तो इसको कभी नहीं सीख पाओगे। इसको क्या है, जो लंबा टॉपिक होता है, लंबे डेरिवेशन होते हैं फिजिक्स में, सबसे पहले आपकी बेसिक मैथमेटिक्स तैयार होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए भी अगर अपने पास 1/3 और 5/3 है तो इसको 5 + 1/3 लिखते हैं, और इसको वापस इस फॉर्म में भी अपने कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। या आपको अपॉन वाला पता होना चाहिए भी, अगर आपके पास क्या है 4/3 है और यहाँ पे 12/5 है, तो इसको अपने क्या कर सकते हैं, 4/3 तो पड़ा रहेगा, ये 12/5 5/12 हो जाएगा, इसको ऐसे कैंसिल करके आंसर निकाल लें। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ये आपको आना चाहिए अगर फिजिक्स आपको सीखनी है तो मैथ से भागना नहीं है आपको, मैथ से उसको कर करके देखना है। मैथ एक ही चीज से आती है, जितनी ज्यादा कॉपी काली करोगे, तो इस फॉर्मूले को जितने बार आप रफ कॉपी में लिख लिख के देखोगे पूरे को, उतने ही आपको बढ़िया तरीके से पता लगेगा। और ये जो चीज मैंने करवाई है, ये एक्स्ट्रा करवाई है, इसको आप छोड़ना चाहो छोड़ भी सकते हो, लेकिन कंपटीशन के लिए आज से मैंने ये करवाया है, ठीक है ना।
तो बहुत ही अच्छे तरीके से टॉपिक करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एकदम फ्री माइंड होकर ठंडे माइंड से करना है। और आपको कितना समझ आया ये वाला टॉपिक और कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।